दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ मथुरा के पास बसे एक छोटे से गांव किशनगढ़ में, जहां सदियों से खड़ा है एक रहस्यमयी पीपल का पेड़। कहते हैं इस पेड़ की शाखाओं में दिन की रोशनी भी फंस कर रह जाती है और रात होते ही ये पेड़ सिर्फ हवा में नहीं हिलता, ये फुसफुसाता है, पुकारता है और जो इसके बुलावे में चला जाए वो कभी वैसा वापस नहीं आता। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी मथुरा के पास बसे एक छोटे से गांव किशनगढ़ की है। गांव के बाहरी छोर पर एक सदियों पुराना पीपल का पेड़ था। गांव वाले इसे कभी कभार ही देखते, वो भी दूर से, क्योंकि इसके बारे में कई डरावनी कहानियां थीं। एक दिन गांव का एक लड़का विशाल शहर में अपनी पढ़ाई पूरी कर छुट्टियों में घर आया था। हॉरर कहानियों का शौकीन होने के कारण उसे गांव की इन पुरानी और डरावनी बातों पर यकीन नहीं था। उसके दादाजी ने उसे उस पीपल के पेड़ के पास जाने से बहुत मना किया था। दादाजी ने चेतावनी दी थी, बेटा, उस पेड़ के पास मत जाना। वो सिर्फ एक पेड़ नहीं है, वो फुसफुसाता है, लोगों को अपने पास बुलाता है। विशाल ने हंसते हुए कहा, दादाजी, ये सब अंधविश्वास है। यह कहकर विशाल ने दादाजी की बात को अनसुना कर दिया। एक रात जब गांव के लोग गहरी नींद में सो रहे थे, विशाल के मन में उस पीपल के पेड़ को करीब से देखने की बहुत इच्छा हुई। हॉरर का रोमांच उसे खींच रहा था। वो अपनी टॉर्च और फोन लेकर चुपके से घर से बाहर निकल गया। आसमान में चांद की रोशनी फैली हुई थी, पर जैसे जैसे वह पेड़ के पास पहुंच रहा था, रोशनी कम होती गई और उसकी जगह एक अजीब सी खामोशी छा गई। चारों ओर भयानक सन्नाटा था। हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, लेकिन फिर भी पत्तों की सरसराहट की आवाज सुनाई दे रही थी। विशाल ने हिम्मत जुटाकर अपनी टॉर्च जलाई और पेड़ के विशाल तने की ओर देखा। तना सदियों पुराना और बेहद मोटा था, जिसकी खुरदरी सतह पर रहस्यमय और अजीबोगरीब निशान उभरे हुए थे। जैसे ही उसकी उंगलियों ने पेड़ की छाल को छुआ, उसे एक असामान्य गर्माहट महसूस हुई, मानो पेड़ के भीतर कोई धधकती आग सुलग रही हो। तभी उसके कानों में एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई दूर से दबी आवाज में कुछ कह रहा हो। विशाल ने डरते हुए पूछा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, पर फुसफुसाहट थोड़ी और साफ हो गई। ऐसा लगा जैसे कई लोग आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे हों। विशाल ने अपने फोन का रिकॉर्डर ऑन कर लिया। उसे लगा शायद ये उसके चैनल के लिए अच्छा कंटेंट होगा। अगले कुछ मिनटों में फुसफुसाहट और भी तेज हो गई। विशाल को लगा जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो, पर वो आवाज बहुत ही अजीब और डरावनी थी। तभी उसकी नजर पेड़ की शाखाओं पर पड़ी, जहां कुछ हिल रहा था। उसने टॉर्च ऊपर की ओर की। एक पल के लिए उसे लगा कि उसने कोई साया देखा है जो इंसानी शक्ल का था, पर वो आंखों के सामने से तुरंत गायब हो गया। विशाल का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था और उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। वो वहां से भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। वो फुसफुसाहट नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही दर्द भरी कराह थी। ये आवाज इतनी डरावनी थी कि विशाल की रूह कांप गई। उसके कानों में अचानक तेज दर्द हुआ और उसे लगा कि कोई उसके दिमाग में कुछ बोल रहा है।
डर से विशाल ने जोर से आंखें बंद कर ली। उसने भागने की बहुत कोशिश की पर नहीं भाग पाया। उसने सोचा कि ये सिर्फ एक सपना है। उसने अपनी आंखें खोली और सामने का नजारा देख उसकी रूह सूख गई। पेड़ की एक शाखा उसके सामने झुक रही थी और उसकी शक्ल भी बदल रही थी। उसमें से कुछ धुंधली सी आकृतियां निकल रही थी जो उसकी तरफ बढ़ रही थी। तभी विशाल चिल्लाने ही वाला था कि उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी। उसका दिल मानो हलक में आ गया। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। उसके पीछे उसके दादाजी खड़े थे। उनकी आंखों में बहुत गुस्सा था। दादाजी ने धीमी सख्त आवाज में कहा, मैंने तुमसे कहा था ना यहाँ मत आना। दादाजी ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे खींचकर वहां से ले जाने लगे। जैसे ही वे पेड़ से दूर जा रहे थे, फुसफुसाहट और आकृतियां गायब होने लगीं। घर पहुंचकर दादाजी ने विशाल को डांटा और फिर शांत हो गए। विशाल बहुत डरा हुआ था और सो नहीं पा रहा था। उसने अपने फोन में वो रिकॉर्डिंग सुनने का फैसला किया। शुरुआत में सिर्फ पत्तों की सरसराहट थी, फिर फुसफुसाहट और कराहने की आवाजें आईं। विशाल की आंखें डर से फैल गईं जब उसने सुना कि रिकॉर्डिंग के अंत में एक आवाज आ रही थी जो सिर्फ एक शब्द कह रही थी, वापस आओ, वापस आओ। वो आवाज उसके अपने दादाजी की थी जो कह रही थी, वापस आओ। विशाल ने तुरंत फोन को दूर फेंक दिया। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे हो सकता है। दादाजी तो उसके पीछे ही आए थे। उन्होंने उसे बचाया था। फिर ये आवाज उनकी कैसे हो सकती है? विशाल ने डरते हुए धीरे से दरवाजा खोला और अपने दादाजी के कमरे की तरफ देखा। दरवाजा थोड़ा खुला था। उसे अंदर से कुछ दिखाई दिया। उसके दादाजी बिस्तर पर लेटे हुए थे, गहरी नींद में थे। विशाल ने ध्यान से देखा। उसके दादाजी के एक हाथ में एक रस्सी बंधी थी जिसका दूसरा सिरा उनके ही बिस्तर के एक पैर से बंधा हुआ था, मानो किसी ने उन्हें वहां बांध दिया हो ताकि वो कहीं जा ना पाए। अब विशाल के दिमाग में डर और सवाल घूमने लगे। अगर दादाजी बिस्तर पर थे तो फिर उसे वहां से कौन ले गया था? और अगर रिकॉर्डिंग में उन्हीं की आवाज थी तो उस आवाज का क्या मतलब था? उसे याद आया कि जब दादाजी ने उसे बचाया था तब उन्होंने सिर्फ एक ही हाथ से उसकी कलाई पकड़ी थी। उस रात वो एक पल के लिए भी नहीं सो पाया। उसे डर था कि सुबह जब दादाजी उठेंगे तो क्या होगा। और रात में उसे जो आवाजें सुनाई दी थी, क्या वो सच में सिर्फ पेड़ से आ रही थी या वो उसके ही घर में कहीं थी? सूरज की पहली किरणें कमरे में आ रही हैं, लेकिन माहौल में रात का खौफ अभी भी मौजूद है। विशाल सोफे पर बैठा है। उसकी आंखें लाल हैं। वो रात भर नहीं सोया है। दादाजी कमरे में धीरे धीरे दाखिल होते हैं। वो कमजोर और थके हुए लग रहे हैं। उनकी कलाई पर एक हल्का सा निशान है जहां रात में रस्सी बंधी थी। वो विशाल से नजरें चुरा रहे हैं। सोए नहीं बेटा? विशाल सीधा उनकी आंखों में देखता है। उसकी आवाज में डर और गुस्सा मिला हुआ है। नींद कैसे आती दादाजी? मैं पूरी रात ये सोचता रहा कि अगर आप अपने कमरे में बंधे हुए थे तो कल रात उस पेड़ के पास मुझे बचाने कौन आया था? दादाजी का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो कांपने लगते हैं। वो सब तुम्हारा वहम था। डर की वजह से ऐसा लगा होगा। वहम? विशाल फोन उठाता है और ऑडियो रिकॉर्डिंग प्ले करता है। कमरे में पहले पत्तों की सरसराहट, फिर डरावनी फुसफुसाहट और फिर एक दर्द भरी कराह गूंजती है।
दादाजी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग के अंत में एक साफ आवाज आती है, दादाजी की अपनी आवाज। वापस आओ। विशाल रिकॉर्डिंग बंद कर देता है। ये आवाज ये आपकी है दादाजी, और बचाने वाले ने भी आपका ही चेहरा पहना था, लेकिन आप तो यहाँ थे, रस्सी से बंधे हुए। क्यों? आप खुद को क्यों बांधते हैं? दादाजी की हिम्मत जवाब दे जाती है। वो एक कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो मैं नहीं था बेटा, वो मेरा पाप था, मेरा अतीत, जो मुझे सालों से उस पेड़ की तरफ खींचता है, और मैं खुद को इसलिए बांधता हूँ ताकि मैं उसकी पुकार सुनकर वहां जा न सकूं। किसकी पुकार? कौन है वो? दादाजी एक गहरी कांपती हुई सांस लेते हैं। यक्षिणी। ये नाम कमरे की हवा में जहर की तरह घुल जाता है। यक्षिणी इस गांव की जान थी। उसके पिता गांव के वैद्य थे और उनसे ही उसने लोगों का दर्द दूर करना सीखा था। वो एक अनाथ थी, पर पूरा गांव उसका परिवार था, लेकिन उसकी सुंदरता ही उसकी दुश्मन बन गई। मुंशी, उस लड़की तक हमारा संदेश पहुंचा दो। हम उसे अपनी रानी बनाना चाहते हैं। यह हवेली, यह दौलत सब उसका होगा, मगर हमें ठुकराया तो अंजाम भी वही भुगतेगी। पर हुजूर, वो नहीं मानेगी। क्या वह हमारी बात को ठुकराएगी? हमने जो चाहा है हमेशा हासिल किया है। यदि प्यार से नहीं तो जबरदस्ती से सही। जमींदार बीमारी का बहाना करके यक्षिणी को हवेली बुलवाता है। जैसे ही वह इलाज के लिए अंदर आती है, सिपाही दरवाजा बंद कर देते हैं। यक्षिणी को एक कमरे में कैद कर दिया जाता है। उसने यक्षिणी को धोखा दिया, उसे अपनी हवेली में कैद कर लिया ताकि वो उसे डरा धमकाकर शादी के लिए मजबूर कर सके। यक्षिणी दरवाजा पीटती है। उसकी आवाज में मदद की गुहार है। मुंशी जी, दरवाजा खोलो। तुम तो अच्छे इंसान हो, मेरी मदद करो। युवा दादाजी दरवाजे के बाहर खड़े हैं। उनका दिल यक्षिणी के लिए तड़प रहा है, पर जमींदार उनके पीछे खड़ा है और उनके कंधे पर हाथ रखकर धमकी देता है। यदि इसे बचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को जिंदा जला दूंगा। दादाजी डर के मारे जम जाते हैं। वह अपना सिर झुका लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। यक्षिणी की मदद की पुकार उनके कानों में गूंजती रहती है। यक्षिणी भागने की कोशिश करती है। जमींदार और उसके आदमी उसे पकड़ लेते हैं। हाथापाई में एक मशाल गिर जाती है और कमरे में आग लग जाती है। आग तेजी से फैलती है। जमींदार और उसके आदमी बाहर भाग जाते हैं और दरवाजा बाहर से बंद कर देते हैं। यक्षिणी आग की लपटों में घिर जाती है। उसकी चीखें हवेली में गूंजती हैं। खिड़की से जमींदार और युवा दादाजी उसे जलता हुआ देख रहे हैं। यक्षिणी आग की लपटों के बीच खड़ी एक भयानक अवतार की तरह दिखती है। उसकी त्वचा जल रही है, लेकिन उसकी आंखें नफरत से चमक रही हैं। तुम सब ने मिलकर मुझे मारा है। मैं वापस आऊंगी, मैं तुम सबसे बदला लूंगी। जमींदार, उसका खानदान, और तू मुंशी, तेरे खून का हर कतरा मेरे कर्जदार रहेगा। मैं वापस आऊंगी। उस दिन के बाद से उसकी आत्मा उसी पीपल के पेड़ पर अटक गई। वो पेड़ गांव और हवेली के बीच में है। वो इंतजार कर रही है। जमींदार और उसका परिवार तो सालों पहले एक रहस्यमयी बीमारी में तड़प तड़प कर मर गया। अब बस मैं बचा हूं और मेरा खून। तो रात में जो मुझे बचाने आया था, मुझे नहीं पता बेटा। शायद यक्षिणी की ही कोई चाल हो, या शायद कोई और है वहां, कोई जो उस पेड़ से जुड़ा है। विशाल का दिमाग घूम रहा है। वह फिर से अपना फोन उठाता है। वह हेडफोन लगाता है और आवाज को पूरी तरह बढ़ा देता है।
वह फुसफुसाहटों को ध्यान से सुनता है। वे आवाजें सिर्फ शोर नहीं है, बल्कि शब्द हैं, टूटे हुए, दर्द भरे शब्द। अचानक उसकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती है। फुसफुसाहट और दादाजी की आवाज, वापस आओ, कि ठीक पीछे एक और आवाज है, एक गहरी, भारी और क्रूर आवाज जो लगभग सुनाई नहीं दे रही। विशाल हेडफोन हटा देता है। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका है। क्या हुआ? इसमें एक और आवाज है। फुसफुसाहट कह रही है, हमारा। और दादाजी की आवाज के ठीक बाद वो भारी आवाज कहती है, खून। दादाजी और विशाल एक दूसरे को देखते हैं। उनके चेहरों पर एक नया गहरा खौफ है। वापस आओ, हमारा खून। ये पुकार दादाजी की नहीं थी, ये श्राप की पुकार थी। और ये सिर्फ विशाल को नहीं, बल्कि उसके खून में बसी किसी और चीज को बुला रही थी। ये शब्द सिर्फ एक श्राप नहीं थे, बल्कि हवेली की गहराइयों से आती वो दहशत थी जो अब भी पूरी तरह सामने नहीं आई। दादाजी का अतीत, यक्षिणी का दर्द और जमींदार का खून, सब एक ही धागे से बंधे थे। कमरे में सन्नाटा है। हवा में अभी भी वो आवाज गूंज रही है, वापस आओ, हमारा खून। दादाजी, हमारा खून का क्या मतलब है? और वो दूसरी आवाज किसकी थी? रतन सिंह, वो जमींदार, उसकी नफरत इतनी गहरी है कि मौत के बाद भी वो जिंदा है। मुझे वहां जाना ही होगा, क्योंकि जवाब तो मुझे हर हाल में चाहिए। नहीं बेटा, वो जगह शैतान का घर है, वहां से कोई वापस नहीं आया। लेकिन विशाल का फैसला पक्का है। वो बाइक की चाबी लेकर निकल जाता है। विशाल बाइक चलाते हुए गांव से बाहर निकलता है। रास्ता वीरान होता जाता है। हरे खेत खत्म हो जाते हैं, सूखी झाड़ियां शुरू हो जाती हैं। आखिर में एक विशाल टूटा गेट दिखता है। उसके पीछे खड़ी है डरावनी हवेली। हवेली बिल्कुल मुर्दा लगती है। जंगली बेलों ने इसे जकड़ लिया है। टूटी खिड़कियां काली आंखों जैसी लग रही हैं। विशाल धीरे धीरे अंदर कदम रखता है। भीतर की हवा बासी और ठंडी है, जैसे बरसों से किसी ने इस जगह को छुआ ही ना हो। वो झिझकते हुए अपना फोन निकालता है और टॉर्च की हल्की रोशनी जलाता है। अचानक ऊपर से पायल की धीमी सी खनक सुनाई देती है, मानो कोई अदृश्य साया वहां टहल रहा हो। कौन है वहां? पायल की आवाज रुक जाती है। वो धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ता है। विशाल धीरे धीरे एक विशाल अंधेरे कमरे में कदम रखता है। चारों ओर टूटा फूटा सड़ा गला फर्नीचर बिखरा पड़ा है, मानो सालों से किसी ने इन्हें छुआ तक ना हो। उसकी टॉर्च की हल्की रोशनी दीवार पर टंगी एक पुरानी फटी हुई तस्वीर पर ठहर जाती है। जमींदार की तस्वीर। तस्वीर की धुंधली आंखें ऐसे प्रतीत होती हैं मानो अंधेरे में भी उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हूं। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगता है। हवा ठंडी नहीं, बल्कि बर्फ जैसी जमाने वाली हो जाती है। विशाल के हाथ कांपते हैं और तभी उसके कान के बिल्कुल पास से एक भारी डरावनी फुसफुसाहट गूंजती है। विशाल अचानक पीछे मुड़ता है, पर वहां कोई नहीं होता। फिर भी उसके मन में अजीब सी बेचैनी है, जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। तभी दूर से धीमी लेकिन दर्द भरी एक लड़की के रोने की आवाज गूंजती है, जो सन्नाटे को और गहरा कर देती है। विशाल धीरे धीरे जले हुए दरवाजे को धकेल कर अंदर प्रवेश करता है। ये वही कमरा है
वही कमरा जहां कभी यक्षिणी जली थी। अंदर सब कुछ काला पड़ चुका है। दीवारों पर मोटी कालिख चिपकी है और हवा में अब भी जलने की तीखी गंध तैर रही है। फर्श पर उसकी नजर एक जली हुई पायल पर ठहर जाती है। वो झुककर उसे उठाने ही वाला होता है कि अचानक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है। साथ ही उसकी टॉर्च बुझ जाती है। कमरा घने दम घोटते अंधेरे में डूब जाता है। उस अंधेरे में कहीं पास से किसी के रोने की आवाज आने लगती है। धीरे धीरे वो आवाज और करीब और साफ होती जाती है। तभी अंधेरे में दो आंखें चमक उठती हैं, अंगारों जैसी लाल भड़कती हुई। धीरे धीरे उसी लाल रोशनी में एक चेहरा उभरता है, यक्षिणी का चेहरा। पहली झलक में वो बेहद सुंदर दिखती है। उसकी आंखों में आंसू भरे हैं, जैसे दर्द और अधूरी पुकार से भरी हुई हो। क्यों आए हो यहाँ मेरा दर्द फिर से जगाने? मैं सच जानना चाहता हूँ। अचानक यक्षिणी का चेहरा विकृत होने लगता है। उसकी आंखों में आग जैसी लाल चमक फैल जाती है। एक गहरी डरावनी गुर्राहट उसके गले से निकलती है। कुछ ही क्षणों में उसकी त्वचा काली पड़ने लगती है, जैसे किसी ने उसे अंगारों पर रख दिया हो। धीरे धीरे उसका चेहरा मानवीय रूप से हटकर किसी राक्षसी छवि में बदलने लगता है। कमरे की हवा भारी हो जाती है और ऐसा लगता है मानो पूरा वातावरण उसके गुस्से से जलने लगा हो। सच ये है कि तुम्हारे खानदान में मुझे धोखा दिया। तुम्हारे दादा ने मुझे मरने दिया। अचानक उसका शरीर जमीन से उठने लगता है और वह हवा में तैरने लगती है, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ लिया हो। अब मैं बदला लूंगी। मुंशी के खून से बुझेगी मेरी आग। वो अचानक चीखते हुए विशाल की ओर झपटती है। उसके जले सड़े हाथ कांपते हुए उसकी गर्दन को पकड़ने के लिए बढ़ते हैं। डर से विशाल अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है। एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। विशाल की आंखें झटके से खुलती हैं। यक्षिणी हवा में जमी हुई है, जैसे किसी अदृश्य जंजीर ने उसे वहीं रोक दिया हो। उसके चेहरे पर गुस्से और बेबसी का मिला जुला भाव। अचानक कमरे का वातावरण बदल जाता है। ठंडी हवा तेजी से चलने लगती है। दीवारें मानो सिसक रही हों। और तभी एक और ताकतवर मौजूदगी का एहसास होता है। इसे हाथ मत लगा यक्षिणी। तू कहाँ छुप रहा है कमीने? कमरे की दीवारें कांप उठती हैं। सबसे अंधेरे कोने से धीरे धीरे धुंध उठती है और उस धुंध में एक भयानक साया आकार लेता है। जमींदार का विशाल विकृत रूप उभरता है। उसके चेहरे पर आंखों की जगह बस दो गहरी काली खाइयां हैं, जो भीतर से जलती हुई नफरत की आग उगल रही हैं। ये मुंशी का खून नहीं है। वो धीरे धीरे विशाल की ओर मुड़ता है। उसके चेहरे पर भूतिया मुस्कान आती है। ये मेरा खून है। विशाल का दिल बैठ जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या मतलब? जमींदार की हंसी गूंजती है। हवेली की दीवारें हिलने लगती हैं।
जमींदार की हंसी पूरे कमरे में गूंजती है। विशाल का चेहरा सफेद पड़ जाता है। ये सच उसे तोड़ देता है कि वो खुद जमींदार का खून है, और उसी पल उसे एहसास होता है यक्षिणी का बदला अब किसी और से नहीं बल्कि उसी से है। जली दीवारों के बीच अब वो पल आ चुका था जब जमींदार का सबसे बड़ा राज सामने आने वाला था। जमींदार की शैतानी हंसी कमरे की दीवारों से टकरा कर गूंजती है। उसकी आवाज अब किसी दुष्ट आत्मा की तरह भयावह लगने लगती है। हाँ, मेरी अपनी बेटी रूप कंवर ने ही मुझे कलंकित किया था। वो उस नीच मुंशी के साथ भाग गई थी। ये सुनते ही विशाल का चेहरा सफेद पड़ जाता है, मानो उसकी रगों से सारा खून खींच लिया गया हो। तो मतलब मेरी रगों में भी तुम्हारा ही शापित खून बह रहा है। हाँ, और इसी वजह से तू यहां आया है। मेरा शापित खून ही तुझे इस जगह खींच लाया है। यक्षिणी अचानक जमींदार की ओर पलटती है, जैसे अंधेरी तूफान की आंधी उठी हो। मुझे लगा था कि मुंशी तुम्हारे साथ मिला है, लेकिन तुमने उसे डराकर ही मुझे इस हवेली में फंसाया है। तुमने कहा था अगर उसने मुझे छुआ भी तो तुम उसके घर को बर्बाद कर दोगे, उसके बच्चों को भी नहीं छोड़ोगे। डर के मारे मुंशी ने मुझे अकेला छोड़ दिया और मैं वहीं रह गई। यक्षिणी का गुस्सा भड़क उठता है। उसकी आंखों में उबलते हुए आग के साथ हर सांस एक ठंडी धमकी बनकर निकलती है। और मैं सोचती रही कि मुंशी भी तुम्हारे साथ मिला हुआ है। मैं गलत थी। असली खेल तुमने ही रचा था। अब मैं सब समझ गई हूँ। तू बस मेरी कठपुतली थी यक्षिणी। मैंने तुझे सिर्फ अपने काम के लिए इस्तेमाल किया। अचानक कमरे में एक चमकती हुई सुनहरी रोशनी फैलती है। उसकी किरणों में एक बूढ़ी महिला का भूत प्रकट होता है, जिसकी आंखों में अतीत की रहस्यमयी पीड़ा झलक रही है। मैं रूप कंवर हूँ, विशाल की दादी और उसी क्रूर जमींदार की बेटी, जिसके काले कर्मों ने इस हवेली में सन्नाटा बिखेर रखा है। विशाल हैरान रह जाता है। दादी, आप यहाँ? बेटा, मुझे मुंशी से प्रेम हो गया था और मैं उसके साथ भाग गई थी। इसी वजह से ये मुंशी जी से चिढ़ता था। इसने ये सारी योजना इसीलिए बनाई जिसके जरिए यक्षिणी मुंशी और उसके परिवार को मार दे। और सबसे बड़ी बात, मैं तेरे शरीर में दोबारा से आना चाहता हूँ विशाल। इसीलिए मैंने तुझे यहाँ बुलाया है। यक्षिणी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। तू कितना गिरा हुआ है, लेकिन अब मैं तेरी काली सच्चाई विशाल को बता दूंगी। सुनो विशाल, इसकी सारी शक्तियां उस पीपल के पेड़ से आती हैं जहां इसका शरीर दबा हुआ है। जमींदार घबरा जाता है। चुप, तू बहुत बोल रही है। वो यक्षिणी पर हमला करता है। बेटा, वो पेड़ जला देना होगा, वही इसकी ताकत का स्रोत है। जमींदार अपना असली दानव रूप प्रकट करता है। उसका आकार बढ़कर एक विशाल छायामय राक्षस में बदल जाता है, जिसकी आंखों से जलती हुई आग फूट रही है और हर कदम पर हवेली कांप उठती है। अब देखो मेरी असली ताकत। यक्षिणी भी अपनी पूरी शक्ति के साथ तैयार हो जाती है। अब तुम्हारा अंत होगा। दोनों एक दूसरे पर झपटते हैं। पूरी हवेली हिलने लगती है। लड़ाई के दौरान विशाल बाहर भागता है। रूप कंवर उसका साथ देती है।
वो देखो, वो पुराना पीपल का पेड़, वहीं इसका शरीर दफन है। विशाल एक मशाल उठाता है। लेकिन दादी, अगर मैं पेड़ जला दूं तो यक्षिणी का क्या होगा? वो अंदर लड़ रही है। चिंता मत करो, यक्षिणी को कुछ नहीं होगा, वो खुद मुक्ति चाहती है। अंदर यक्षिणी और जमींदार की भयंकर लड़ाई चल रही है। बाहर विशाल पेड़ के पास पहुंचता है। अब आपका अंत होगा। जैसे ही आग लगती है, अंदर जमींदार चीखने लगता है। मेरी शक्ति कम हो रही है। यक्षिणी अपनी आखिरी शक्ति लगाकर जमींदार पर हमला करती है। पेड़ पूरी तरह जल जाता है। जमींदार की शक्ति खत्म हो जाती है। ये नहीं हो सकता। मैं हार गया। एक तेज रोशनी के साथ जमींदार गायब हो जाता है। आखिरकार न्याय हो गया। सुबह की पहली रोशनी हवेली में फैलती है। अब हर कोना शांत और सुनसान है, जैसे कल रात का साया कभी था ही नहीं। अब मुझे शांति मिल जाएगी। धन्यवाद विशाल। बेटा, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई। दोनों धीरे धीरे गायब हो जाती हैं। धन्यवाद दादी, और धन्यवाद यक्षिणी जी। विशाल बाइक उठाता है और हवेली की भयानक यादों को पीछे छोड़ते हुए अपने घर की ओर लौटता है। सुबह की धूप उसके चेहरे पर हल्की राहत की किरण डालती है, जैसे डर अब पीछे छूट गया। बेटा, सब ठीक हो गया? हाँ दादाजी, जमींदार का अंत हो गया। दादी ने मेरी बहुत मदद की। रूपकमर, वो आई थी? हाँ दादाजी, उन्होंने मुझे पूरी सच्चाई बताई। विशाल ने गहरी सांस ली, आसमान की रोशनी में मुस्कुराया और सोचने लगा। हवेली की डरावनी छाया अब पीछे छूट गई। परिवार सुरक्षित है और न्याय की जीत ने सबको शांति दे दी। अब सच में सब कुछ ठीक है। ये अंत नहीं है। मैं वापस आऊंगा। क्या सच में जमींदार का अंत हो गया, या यह एक नई शुरुआत है? बने रहिए शापित शनिवार के साथ, जहां डर सिर्फ कहानी नहीं, एक सच्चाई बनकर सामने आता है। हर एपिसोड एक नया रहस्य, एक नया श्राप जो तुम्हें सोने नहीं देगा।